नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए मिलते हैं इस कड़ी में। आज हम लोगों के बीच सेलेक्ट हुए स्टूडेंट अनीश कुमार जो कि समस्तीपुर से हैं, तो इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी हम लोग सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अनीश को कॉन्ग्रेचुलेसन करतार कोचिंग की तरफ से। अनीश की आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप अपने इस सिलेक्शन से काफ़ी खुश होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अनीश कुमार है। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे अनीश एक चीज़ है, आज हमने आपको इसलिए भी बुलाया है क्योंकि आप सिलेक्ट हुए हैं, आपने एयरफोर्स में अपनी सफलता पाई है, आपने एयरफोर्स के लिए काफ़ी मेहनत भी की है। हमने देखा है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो कि भारत की सबसे बड़ी आबादी है, उसमें डिफेंस को लेके उनके बच्चों में हर माता पिता का यह सपना होता है कि मेरा बच्चा जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, मेरी संतान बहुत जल्दी कहीं गवर्नमेंट जॉब पाले। और उसी क्रम में हम लोगों का डिफेंस, इंडियन डिफेंस 16.5 साल की उम्र से अपनी जॉब यानी वैकेंसी शुरू करती है, और जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट होते थे और बहुत सारे स्टूडेंट अपना कैरियर इस एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में देना चाहते थे और करते भी थे। लेकिन अनीश, अभी पिछले कुछ सालों से हम लोगों के पास ये स्कीम आई है अग्निवीर योजना करके। उस अग्निवीर योजना का क्या खासियत है या क्या डीमेरिट है कि हम लोगों के अगर 100 स्टूडेंट वहां पे सिलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें से 25 स्टूडेंट को आगे बढ़ाया जाएगा परमानेंट के लिए, और बाकी 75% को अलग अलग जगहों से वहाँ से हटा दिया जाता है। जिसकी वजह से हटा नहीं दिया जाता है, एक तरह से कहें तो उनको समाज में भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो फिर आरपीएफ में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में जहाँ जहाँ उनको मिला हुआ है छूट, वहाँ पे वो लोग सिलेक्ट होते हैं। अनिस, क्वेश्चन ये है कि जहां पे पूरे मध्य वर्गीय के लिए डिफेंस एक सपना हुआ करता था, एक जुनून हुआ करता था कि मुझे डिफेंस में जॉब लेना है, और ये सपना, ये जुनून इस स्कीम की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे युवाओं का रुझान थोड़ा सा कम हो गया है। तो अनीस, अब जब ये सारे युवाओं का लगभग हम लोग देखें कि रुझान कम होते चला गया है, उसमें आप अपने आप को एयरफोर्स में अपने सिलेक्शन पाए हैं आप, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि यार मुझे फिर सिलेक्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? या फिर आप इसको किस रूप में देखते हैं, हमारे जो आपके आने वाले यंगर ब्रदर हैं उनको, और जो आपके एज के आपके एज से थोड़े से ऊपर होंगे, क्या उनको आप बता सकते हैं अपना ओपिनियन कि आपने क्या सोचा एयरफोर्स के लिए, आप क्यों एयरफोर्स में जाना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम हमारे गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, ये हम युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पहले जो एयरफोर्स का वैकेंसी आता था वो 1500 से 2000 के बीच में ही। अब इसको बढ़ा के अग्निवीर योजना के तहत करीब 5000 से 7000 के बीच में कर दिया गया। और इसका बेनिफिट ये है कि अब युवा को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है कि एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पहले जो 1500 में जो परमानेंट हुआ करते थे, फिक्स थे कि 1500 ही होगा। अब जो है कि एक तो फॉर्म में कमी आ गई है फॉर्म भरने में, और दूसरी बात है कि हमारे युवा जो हैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तहत देश की सेवा करेंगे। मैं बताना चाहूंगा युवा को कि ये जो स्कीम है हमारे भारत सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसमें सबसे पहली बात है कि पहले 1500 का जो वैकेंसी आती थी, अब इसको 5000 से 7000 तो कर दिया गया है। उसमें से 25% को क्या कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। और इससे बेनिफिट ये है कि जो बाकी जो 75% बचे हैं, इसको अलग अलग कैटेगरी में ये कर दिया गया है, ताकि वो दूसरे जॉब में जा सके, या फिर अपने तैयारी को फिर से शुरू करके। क्योंकि मैंने ये भी देखा है अनीस कि हम लोग जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 16-17 साल की उम्र में तैयारी करने के लिए आते हैं, और 22-23 साल उनकी तैयारी करने में लग जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, और फाइनली वो बेरोजगार होकर रोड पे घूमते रहते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं कि आप सारे, अभी एज आपकी 17 साल, जैसा कि आप बता रहे थे, इनकी उम्र अभी 17 साल हुई है ठीक से, और 17 साल की उम्र में ये भारत सरकार से आप पैसा कमाएंगे, भारत सरकार आपको पैसा देगी, और मान लेते हैं कि आपका 4 साल के बाद कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे परमानेंट नहीं हो पाए, तो ये 4 साल को आप कैसे देखते हैं कि 4 साल? मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं,
कि वहाँ पे फिर पढ़ने की टाइम मिल जाती है, थोड़ा सा पढ़ने के लिए फ्रीडम। जो बेसिक ट्रेनिंग है 2 महीना की, 4 महीना की, उस ट्रेनिंग के बाद फिर आप बड़ी आसानी से अपना टाइम शेड्यूल बना के पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी अनीस मेरे को बता रहे थे कि सर हम लोग कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में 4 घंटा 5 घंटा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर पे जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो अगर हम जागरूक हैं तो अपने डिफेंस के अंदर काम करते हुए भी 4 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी में लगा सकते हैं कि किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश अगर हमारा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, या मेरे काम उस तरीके के न रहे, या फिर मेरा भाग्य साथ नहीं दिया और मुझे 25% में नहीं लिया गया, तो हम अपनी तैयारी को जो 4 साल से कर रहे थे उसको कंटिन्यू करके किसी अगले जॉब में चले जाए। हालांकि आपको ये पता है अनीस की हम लोगों को बहुत सारा, जैसे रेलवे में 15% का हम लोगों का रिजर्वेशन मिला हुआ है, अपने एसएसबी में हम लोगों का मिला हुआ है, बीएसएफ में हम लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। अनीस ये कह रहे थे कि सर अगर मान लीजिए रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी 20,000 आई और 20,000 में 15% अग्निवीर वालों के लिए वो सेफ है, तो ये जो 15% की वैकेंसी है वो तो फिर हमारे लिए रिजर्व है। तो फिर 15% अगर मान लेते हैं हम, वहां से 3,000 4,000 हम लोग बाहर होते हैं, और 3,000 4,000 तो लोग एक ही जॉब में चले जाएंगे। फिर अगर हम लोग केवल एक ही पार्ट को देखें कि हमको 75% को रिमूव कर दिया जाता है, 25% को ही सिलेक्ट किया जाता है, तो इस पे रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अनीस कह रहे थे कि आप वो डायलॉग अपने बताएंगे कि अगर अंधेरा हो गया है, अगर अंधेरा है तो हम रोनेंगे तो अंधेरा दूर नहीं होगा, मुझे अपने लाइट की व्यवस्था करनी होगी कि इस अंधेरा से कैसे बाहर निकला जाए। अगर हम रोते रहेंगे तो मेरा अंधेरा जो है दूर नहीं होगा। तो अनीस क्या इसको किस रूप में देखते हैं कि वहां पे अगर दुर्भाग्यवश हम लोगों का 75% 25% में नहीं हुआ, 75% हुआ, तो हम बाहर निकल के क्या क्या कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम, जैसे कि अभी 6 लाख फॉर्म भराया था, उसमें 75% कैटेगरी में क्यों आएंगे? सबसे पहले तो मेरे अंदर ये पोटेंशियल है कि हम 25% के अंदर आ सकते हैं, और भगवान न करे ऐसा हो कि हम 25% के अंदर नहीं आए। अगर 75% के अंदर आए तो हमारे पास तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे जॉब हमारे पास, ये हम सबको आरक्षण दिया जाएगा, 10% हमारे एसएसबी में भी आरक्षण दिया जाएगा, और बहुत सारे जैसे कि आरपीएफ है उसमें भी दिया जाएगा। हम सब इसका फिर से तैयारी करेंगे। अदर सिविल सर्विस भी हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है अनीस का कि हम 4 साल को अगर मिसयूज करना चाहें तो सर 8 साल 10 साल मिसयूज कर लेंगे, लेकिन अगर यूज करना चाहें तो 2 साल भी हम यूज कर सकते हैं, 1 साल भी यूज कर सकते हैं, डे बाय डे भी अपने आप को यूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसा अनीस ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया कि हम 75% में ही क्यों सोचते हैं, हम 25% में क्यों नहीं सोचते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी एनडीए की वैकेंसी 4 साल की होती है, उसमें 400 लोगों की ही सिलेक्ट किया जाता है, तो सिर्फ 400 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। हमको ये नहीं रोना है कि 400 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, 400 में हम कैसे आए, हमको इस बात के लिए परेशान होना और उसकी प्लानिंग करनी है। ये नहीं सोचना है कि यार 400 को बढ़ा के आप 4,000 कर दो तब हम तैयारी शुरू करेंगे। अगर ऐसे सोचने वाले लोग हैं तो 4,000 को 4 लाख भी कर दे तो भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। हम ये बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमें इसके साथ साथ बहुत सारे पैकेज भी दे रही है, सेवा निधि पैकेज भी दे रही है, इसके तहत हम अपने फैमिली को भी मदद कर सकते हैं। ये काफी शानदार लाइन इन्होंने कहा है कि हम लोगों को जब वहाँ 4 साल के बाद अगर किसी कारणवश वहाँ से बाहर भी आते हैं तो हमारे पास 10 से 12 लाख 15 लाख का रुपया होगा, पैसा होगा, जो हम अपनी तैयारी में खर्च कर सकते हैं या अपने परिवार के किसी बजट में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे 4 साल पढ़ने के दौरान जब आप सिर्फ कोचिंग करते हैं तो फ्री में आप आगे बढ़ते हैं, उसका कोई आपको पैसा नहीं मिलता, कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती, कोई भी डिग्री नहीं मिलती, आप डे बाई डे टाइम भी खर्च करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 साल इन्वेस्ट करके आपको डिग्री भी मिल रही है, जो कि हम लोगों का अपना एक डिप्लोमा का डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात कि हमको पर मंथ पैसा मिलता है और फिर 4 साल के बाद एक हैवी अमाउंट भी मिल जाता है। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट हैं, और निश्चित तौर पे आपने जो बेनिफिट बताया वो बाकी आने वाले जो मध्य परिवार के हमारे युवा छात्र हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं,
और उनको सहयोग मिलेगा अपनी मानसिकता को अपने पॉजिटिव में लाने का, अपनी मानसिकता चेंज करने की, अपनी प्लानिंग चेंज करने की कि यार 16.5 साल की उम्र में हमारी जॉब शुरू हो जाती है और हम अपने आप को वहाँ पे बना सकते हैं। अब 20 साल 22 साल की उम्र में तो लोग जहाँ पे ठीक से तैयार नहीं होते कि मुझे पढ़ना है कि क्या करना है, और उस उम्र में आपके पास एक हैवी अमाउंट होगा, डिग्री होगा और ये सब रिस्पेक्टेड बहुत सारी जॉब होंगे। यानी इससे एक चीज़ और बताइए कि आप जब करतार के लिए प्रेफर हुए कि मुझे करतार में जाना है या मुझे पढ़ना है, तो करतार में जो सोच के आप आए कि मुझे करतार कोचिंग से इतनी सुविधा मिलनी चाहिए, कि ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इस तरह की गाइड मिलनी चाहिए, तो जो उम्मीद करके आप करतार कोचिंग में आए थे, क्या करतार कोचिंग उस पर खरी उतरी? और खरी उतरी तो लोगों का सपोर्ट कैसे रहा यहाँ पे आपके सबसे साथ? पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं रेडियो के माध्यम से करतार कोचिंग के बारे में सबसे पहले 2018 में सुना, जब मैं 12 क्लास में पढ़ रहा था। ग्रेट ग्रेट। उस समय सुना, उसके बाद हम सोचे कि हम भी कोई को पटना का कोचिंग में पढ़े, और वो भी फेमस, उस टाइम में बहुत डिफेंस में जाने का सबका क्रेज था और फेमस करतार कोचिंग रेडियो पर आता था, तो हम भी सुनते थे। और उस समय सोचे कि हम भी काश जाएं, और बाद में जब हम 12 पास कर लिए तो हम करतार कोचिंग ज्वाइन किए, और उसके बाद हमें यहाँ पर बेहतर गाइडेंस भी मिला और सर सबका सपोर्ट भी मिला। धन्यवाद आपके इस ओपिनियन के लिए करतार कोचिंग के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति। तो अनीस, आपके भविष्य में जो आपका आगे की प्लानिंग है, जो आप आगे करना चाहते हैं और जो आपका सिलेक्शन है, उसको लिए आपको फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर भविष्य है, उसके लिए करतार कोचिंग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक बोलता है। और मैं चाहूँगा कि आप निश्चित तौर पे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाए, जितना आपने अपना सोचा है उससे भी आप आगे जाए, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगी। अगर मेरे विचार आपको आगे लेके जाते तो सारे लोग आगे जाते, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ उसका खुद का मोटिवेशन, खुद के विचार, खुद के किए गए काम ही उनको आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इस कड़ी में हम लोगों का इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अनीस के द्वारा सुझाए गए मार्ग, इनके द्वारा बताई गई अपने ओपिनियन आपको निश्चित लाभ पहुंचाएंगे। फिर इस कड़ी में हम लोग आगे एक नए स्टूडेंट को मिलेंगे जिनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो गया। आज की कड़ी में इतना ही। मेरी तरफ से जय हिंद, अनीस की तरफ से भी जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू अनीस।